Good morning everyone. Today we are going to start our new chapter in history, chapter 4, the Mughal Empire. Before starting the chapter, you have to know the meaning of word Mughal and empire. Mughal means those Muslim Mongol rulers who came to India and ruled in the subcontinent for many years. मुग़ल का मतलब है वो मुस्लिम मंगोल रूलर्स जो इंडिया में आए और जिन्होंने यहाँ बहुत साल तक रूल किया. एंड द वर्ड एम्पायर मीन्स किंगडम, और एम्पायर का मतलब है साम्राज्य. आज हम इस चैप्टर में मुगल्स, उनकी एम्पायर, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सबसे पहले बात आती है कि मुगल्स थे कौन. हु वर द मुगल्स. जो मुगल्स थे वो क्या थे, दो ग्रेट रूलर जो थे. ठीक है, दो ग्रेट रूलर्स के क्या थे, वंशज थे. अगर हम उनके मदर के साइड से देखें तो वो गेंगिस खान के डिसेंडेंट थे, यानी वंशज थे, जो कि मंगोल रूलर थे. ठीक है. और अगर हम फादर के साइड से देखें तो वो तिमूर के उत्तराधिकारी थे, जो कि कहाँ के रूलर थे, ईरान इराक के रूलर थे. जो मुगल थे उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उन्हें क्या बोले, मुगल बोले या मंगोल बोले, क्योंकि उनके जो एंसेस्टर थे गेंगिस खान, वो एक बहुत बड़े मैसेकर से क्या थे, इनमें इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनको क्या बोले, मंगोल बोले या मुगल बोले. अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उनको अपने तिमुरिद यानी तिमुरिद एंसेस्ट्री, यानी जो उनके तिमुर जो उनके एंसेस्टर थे उन पर उन्हें बहुत गर्व था, क्योंकि उनके जो एंसेस्टर थे तिमुर, उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया था 1398 में. आगे हम डिस्कस करेंगे मुगल की मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में. आपको पता होगा जो पहला मुगल रूलर जो इंडिया में आए थे वो थे बाबर. इन्होंने 1526 से 1530 तक रूल किया. ठीक है. जब इनकी एज 12 थी 1494 में, तो इन्होंने जो फिरंगाना एक जगह है वहाँ के थ्रोन को इन्होंने हासिल किया था. उसके बाद इन्होंने 1504 में काबुल को सीज़ किया. एंड इन 1526 इन्होंने क्या करा, जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको बैटल ऑफ पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया. यहाँ पे एक टेबल दी गई है, इसमें सारे मुगल एम्परर्स के बारे में बताया गया है. ठीक है, बाबर से लेके औरंगजेब तक. आपको पता होगा कि बाबर के बेटे हुमायूं थे, हुमायूं के बेटे अकबर थे, अकबर के बेटे जहांगीर थे, जहांगीर के बेटे शाहजहाँ थे और शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब थे. ये उनकी पूरी मुगल एम्पायर थी. तो बाबर जो थे वो उन्होंने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया. ठीक है. उसके बाद उन्होंने राणा संगो को हराया 1527 में, और 1528 में उन्होंने राजपूत को हराया. ठीक है बेटा. उसके बाद हुमायूं आए, तो हुमायूं ने अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग अपने जो ब्रदर्स हैं उनको पूरा शेयर दिया प्रॉपर्टी में. ठीक है. उसके बाद उन्हें चौसा का जो बैटल हुआ था उसमें शेर खान ने उनको हरा दिया था. उसके बाद सफाविद शाह के सपोर्ट से उन्होंने दोबारा क्या करा, दिल्ली को रिकैप्चर कर 1555 में, और उसके बाद एक अटैक में इंसिडेंट में उनकी डेथ हो गई. ठीक है. नेक्स्ट उनके बेटे आए अकबर. एट द एज ऑफ 13 ये रूलर बन गए, एम्परर बन गए. इनका जो डिज़ाइन था वो 3 पीरियड्स में डिवाइड होता है. ठीक है. इन्होंने जो अपने रिवोल्ट थे वो सूरीज के खिलाफ, अफगान्स के खिलाफ, ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, उसके साथ साथ कश्मीर, डेक्कन की जो मतलब बिरार, खानदेश और जो अहमदनगर है, इन पर किया, और इन्होंने उनको सीज़ भी किया. उसके बाद अकबर के बेटे आए जहांगीर. इन्होंने 1605 से 1627 तक रूल किया. इनके भी काफ़ी मिलिट्री कैंपेन थे. इन्होंने जो मेन मिलिट्री कैंपेन थे वो सिख्स के खिलाफ, होम्स के खिलाफ और अहमदनगर में करे. ठीक है. मेवाड़ के एक रूलर थे, सिसोदिया रूलर थे, अमर सिंह. ठीक है. इन्होंने उनको अपनी सर्विस में बुलाया और उनको मजबूरन इनकी सर्विस भी करनी पड़ी. उसके बाद नेक्स्ट आए इनके जहांगीर के बेटे शाहजहाँ के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने ताजमहल बनाया है. ठीक है. वो भी इसी डायनेस्टी के थे. इन्होंने 1627 से 1658 तक रूल करा. ठीक है. इन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन्स डेक्कन में चलाए. ठीक है. इन्होंने बुंदेल से अहमदनगर इनके खिलाफ लड़े और इन्होंने उनको हराया भी. और उसके बाद इन्होंने बाल्क को सीज़ किया, ओरछा को सीज़ किया. ठीक है. और लास्ट में इन्होंने अहमदनगर, बीजापुर को भी सीज़ किया, एनेक्स किया. उसके बाद शाहजहाँ के बेटे हैं औरंगजेब. इन्होंने 1658 से 1707 तक करा रूल. इन्होंने आहम्स को डिफीट किया. इन्होंने मराठास के खिलाफ अपना वॉर किया. ठीक है. उसके साथ साथ इन्होंने सिख्स, जाट और जो सतनामीज थे उनके खिलाफ भी किया. नेक्स्ट इज मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन.
कि मुग़ल के ट्रेडिशंस क्या थे सक्सेशन के, ठीक है। जो मुग़ल से वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे कि जो अगर फादर की डेथ हो जाए उसके बाद जो बड़ा बेटा हो वो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करे, संभाले। इनका ये मानना था कि वो क्या हो, वो जो प्रॉपर्टी हो वो सब में डिवाइड हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये करते भी थे, ठीक है। अब मुग़ल के जो रिलेशंस थे अदर रूलर के संग कैसे थे? मुग़ल के रिलेशंस जो थे वो अदर रूलर के संग कुछ लोगों के संग तो काफ़ी अच्छे थे। जो उनको रिफ्यूज़ करते थे उन पर वो अटैक करते थे, और जो उनका साथ देते थे उनके संग वो काफ़ी अच्छे से चलते थे। जो शिशोदिया रूलर थे मेवाड़ के, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था काफ़ी लंबे टाइम के लिए, लेकिन फिर जब वो उनसे हार गए तो उन्हें उनके साथ आना पड़ा। कुछ के संग इनके जो मतलब रिलेशन थे वो इतने अच्छे थे कि उनकी जो बेटियां होती थी, ठीक है, जो मतलब जो रूलर्स होते थे उनकी जो प्रिंसेस होती थी उनके संग ये अपने प्रिंसेस की शादियां करा दिया करते थे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे मनसबदार एंड जागीरदार। अगर एम्पायर के एक्सपेंड होने पे देखें तो मुग़ल ने बहुत सारी डाइवर्स बॉडी को अपने संग रिक्रूट करा, ठीक है। तुर्किश नोबल्स को लिया इन्होंने, ईरानियंस को लिया, इंडियंस को लिया, मुस्लिम्स को लिया, अफ़गान्स को लिया, राजपूत्स को लिया, मराठास को लिया और कई अदर ग्रुप्स को लिया। और जिन्होंने इनको ज्वाइन करा, इनकी सर्विस को ज्वाइन करा, उनको मनसबदार रेफ़र किया गया। ये जो मनसबदार थे ये जो मनसबदार थे, ठीक है, ये उस इंडिविजुअल का रेफ़र किया जाता था जो एक रैंक होल्ड करता था उनके एम्पायर में। ये ग्रेडिंग सिस्टम था जो मुग़ल्स ने फिक्स किया था, जिसके हिसाब से इनकी रैंक फिक्स होती थी, सैलरी फिक्स होती थी और साथ ही साथ मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शामिल होती थी। रैंक और सैलरी एक न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या होती थी, डिटरमाइन की जाती थी, जिसको केवल बोला जाता था ज़ाट। जिसका जितना ज़्यादा हायर ज़ाट होता था उतनी ज़्यादा उसकी पोजीशन और जो सैलरी होती थी कोर्ट में वो ज़्यादा होती थी। जो मनसबदार थे इन पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। इनको क्या करना था, जो नंबर ऑफ़ सवार और जो कैवलरी मैन थे उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता था, उनका नाम रजिस्टर कराना पड़ता था, और जिस हिसाब से ये रजिस्टर कराते थे उस हिसाब से इनको सैलरी दी जाती थी। मनसबदार जो थे अपनी सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स के फॉर्म में रिसीव करते थे, जिनको जागीर्स बोला जाता था, ठीक है, ठीक है, जिसको जो काफ़ी हद तक इक़्ताद से रिलेट करते थे, ठीक है। मुक्तीज़ जो थे वो एक्चुअली क्या थे, जागीरदार थे, ठीक है। अगर अकबर के टाइम में हम देखें तो जो जागीर्स होती थी वो काफ़ी अच्छे से असेस होती थी, क्योंकि उन्हीं के संग रेवेन्यू और सैलरी मनसबदार की तय की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे औरंगज़ेब का रूल आया तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, काफ़ी इफेक्ट हो गई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है ज़ब्त एंड ज़मींदार्स। आप सभी को पता होगा कि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था मुग़ल रूलर्स के टाइम पे वो पीजेंट्री पे था, ठीक है। उसी पे सबकी सैलरी डिपेंड करती थी। जिस हिसाब से टैक्स आता था पीजेंट्री से, उसी हिसाब से सबको क्या मिलती थी, पेमेंट मिलती थी, सोल्जर्स को भी, ठीक है बेटा। ये जो सिस्टम था ज़ब्त क्या था, एक रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, जो लोगों से क्रॉप का मतलब क्रॉप जो पीजेंट्री जो मतलब रेवेन्यू होता था वो ले जाता था, उसको हम क्या बोलते थे, ज़ब्त बोलते थे, ठीक है। इन सम एरियाज अगर हम कुछ एरिया में देखें तो इसके काफ़ी मतलब जो मुग़ल रूलर से मतलब अगर ध्यान न दें तो इस चीज़ को काफ़ी इफेक्ट होता था, ठीक है। अगर सही से ये चलाया जाता, अगर ये ज़ब्त वाला जो सिस्टम था अगर सही से चलाया जाता तो उससे क्या होता था, सभी लोगों को क्या होता था, फ़ायदा होता था, क्योंकि उसी की बेसिस पे जो सोल्जर्स होते थे उनकी सैलरी डिसाइड होती थी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अकबर पॉलिसीज़। अकबर की पॉलिसीज़ को अगर हम देखें तो काफ़ी मतलब ब्रॉड फीचर थे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब एक अकबरनामा नाम की बुक है जिसमें उनके बारे में सब कुछ बताया गया, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि जब सबसे अच्छी बात यह है कि जो अकबर थे वो मुग़ल में काफ़ी अच्छे रूलर थे। उनके टाइम पे मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अब्दुल फजल ने एक्सप्लेन किया उनके एम्पायर के बारे में, ठीक है, जिनको सूबाज बोला गया, और हर सूबे को गवर्न करते थे एक सूबेदार, ठीक है, जो वहाँ के पॉलिटिकल मिलिट्री फंक्शंस को देखते थे। हर एक जो प्रोविंस थी उसमें एक फाइनेंशियल ऑफिसर था जिनको दीवान बोला जाता था,
ठीक है। और इन दीवान का काम क्या था, वहाँ क्या करना, पीस और ऑर्डर को मेंटेन करना। और ये जो सूबेदार थे इनको ऑफिसर क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। ठीक है। जो मिलिट्री पे मास्टर थे जिनको क्या बोलते थे, बख्शी बोलते थे। ठीक है। और ये रिलीजियस और चैरिटेबल ये सब चीज़ों को मिलिट्री कमांडर्स को देखते थे। अकबर के जो नोबल्स थे, ठीक है, उनकी लार्ज आर्मीज थी, तो रेवेन्यू भी उनका क्या था, लार्ज था। ठीक है। मतलब उनकी जो सैलरी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जाती थी। अकबर उसके बाद अकबर फतेहपुर सीकरी गए और उन्होंने वहाँ काफ़ी रिलीजियस डिस्कशंस करी। ठीक है। डिस्कशंस करे, मतलब जो और मतलब उनके वो थे, उनके जो रिलीजन के वो थे, तो उन्होंने उनके टीचिंग्स ली और उन्होंने एक आइडिया बनाया ऑनेस्टी का, जस्टिस का और पीस का। उन्होंने बोला कि अगर हमें अच्छे से रूल करना है तो हमें एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए ऑनेस्टी का, जस्टिस का और पीस का। ठीक है। जो सभी के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अब्दुल फजल ने अकबर को इस विज़न में बहुत हेल्प करी, जिसकी वजह से जो उनका जो मतलब पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी अच्छे से चला। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी देखें मुग़ल के टाइम की, तो उसके ऐसे काफ़ी इकोनॉमिक और कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी मिली है। जैसे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी आए तो उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा यहाँ के बारे में बताया। एक डॉक्यूमेंट से बताया था 20th ईयर के जो शाहजहाँ के रिजाइम था, उसमें बताया गया जो हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार थे वो कितने थे, 445 थे नंबर में 8000 में से। अगर ये देखा जाए तो बहुत स्मॉलर नंबर में तो 5.6% थे टोटल नंबर ऑफ मनसबदार थे, लेकिन ये रिसीव करते थे 61.5% जो टोटल मतलब जो एस्टिमेट रिवेन्यू था एज सैलरीज ये हासिल ये मतलब इनको मिलती थी। जो मुग़ल एम्परर से और मनसबदार से इनकी काफ़ी ग्रेट डील रहती थी इनकम को लेके, सैलरीज और गुड्स में। इनका जो एक्सपेंडिचर होता था, ठीक है, वो उसके ऐसे जो आर्टिशंस होते थे और पीजेंट्स होते थे उनको काफ़ी हेल्प मिलती थी। ठीक है। क्योंकि वो उनको क्या करते थे, गुड्स और प्रोड्यूस क्या करते थे, सप्लाई करते थे। लेकिन जो स्केल ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन था वो बहुत लिटिल था। ठीक है। तो पीजेंट्स द पुअरेस्ट जो इनॉर्मस वेल्थ थी रिसोर्सेज की, वेल्थ थी जिसके इसके वजह से वो काफ़ी पावरफुल बन गए थे। ठीक है। और उन्होंने फिर क्या करा, काफ़ी अच्छे से इंडिया में रूल करा। और जैसे जैसे मुग़ल एम्परर की जो अथॉरिटी थी वो क्या थे, डिक्लाइन होती गई। ठीक है। तो जो अलग अलग पावर से सेंटर के वो बनते गए और नई नई डायनेस्टी आके वहाँ पे क्या करने लगी, रूल करने लगी। तो इस तरीके से जो मुग़ल जो शासक थे जितने भी आए, इन्होंने इंडिया पे काफ़ी अच्छे से रूल करा। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडिया में आया तो उसने इंडिया का गलत ही करा, उन्होंने काफ़ी अच्छे वर्क किए जिससे इंडिया को आज क्या मिले हैं, जैसे रेड फोर्ट जैसे अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स भी इन लोगों ने ही बनाए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।